रिच डैड पुअर डैड, ये वो किताब है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की दौलत के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल दी। इसकी बुनियाद एक बहुत ही सिंपल सी कहानी पर है। दो बाप और पैसे को लेकर उनकी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अलग अलग सोच। तो आइए देखते हैं कि इस किताब के सबसे अहम सबक क्या हैं। तो कहानी है दो बापों की। एक तरफ हैं रॉबर्ट के अपने वालिद, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन माली तौर पर हमेशा परेशान रहते थे। उनका मशवरा हमेशा एक ही होता था, बेटा खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लो, ताकि एक महफूज नौकरी मिले। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के वालिद, रिच डैड, जो 8वीं जमात भी पास नहीं थे, लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में उनका शुमार होता था। उनका मशवरा बिल्कुल अलग था। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी यह सीखना है कि पैसा काम कैसे करता है। तो रिच डैड ने इन बच्चों को पहला सबक क्या सिखाया? नहीं, उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने एक तजुर्बा करवाया। ये कहानी उस चीज से आज़ादी हासिल करने की है जिसे वो रैट रेस कहते थे, यानी पैसों के लिए काम करने का वो चक्कर जो कभी खत्म ही नहीं होता। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक जब सिर्फ 9 साल के थे, रिच डैड ने उन्हें अपनी एक दुकान पर काम दिया। तनख्वाह सिर्फ 10 सेंट फी घंटा, और काम इंतहाई बोरिंग। दुकान की शेल्फों से पुरानी चीजों के डिब्बे उठाओ, उनकी धूल साफ करो और उन्हें वापस रख दो। घंटों तक बस यही काम। लेकिन इस बेमायनी लगने वाले काम के पीछे एक बहुत गहरा, बहुत ही अहम सबक छुपा हुआ था। आखिरकार जब रॉबर्ट ने इस कम तनख्वाह पर एतराज किया, तो रिच डैड ने उन्हें समझाया, देखो, जिंदगी सबसे बेहतरीन उस्ताद है, लेकिन वो तुमसे बात नहीं करती, वो बस तुम्हें धक्का देती है। उनका मतलब यह था कि माली मुश्किलात, ये परेशानियां असल में जिंदगी का इशारा है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझने की जरूरत है। जिंदगी धक्का देकर कह रही है, जागो। तो ये रैट रेस है क्या भला? रिच डैड के मुताबिक ये दो बुनियादी इंसानी जज्बात से चलती है, खौफ और लालच। पैसा ना होने का खौफ लोगों को मेहनत से काम करने पर मजबूर करता है। फिर जब तनख्वाह मिलती है तो बेहतर और नई चीज़ों का लालच उन्हें वो सारा पैसा खर्च करने पर उकसाता है। फिर पैसा ख़त्म और वापस खौफ शुरू। ज़्यादा तनख्वाह मतलब ज़्यादा खर्चे। यही वो जाल है, वही गोल चक्कर है जिसमें अक्सर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इस सबक को समझने के बाद दोनों लड़कों के दिमाग में बत्ती जली। उन्होंने सोचा, हम पैसे के लिए काम क्यों करें, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि पैसा हमारे लिए काम करे। सो उन्होंने अपनी पुरानी कॉमिक बुक्स इकट्ठी की और अपने घर के बेसमेंट में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी। इलाके के दूसरे बच्चे 10 सेंट देकर 2 घंटे तक वहां बैठकर जितनी मर्जी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ये उनका पहला बिजनेस था, जहां वो मौजूद ना भी हों, पैसा उनके लिए बन रहा था। और वो कॉमिक बुक लाइब्रेरी असल में इस किताब के सबसे बड़े, सबसे सुनहरे असूल की एक छोटी सी मिसाल थी। यही वो असूल है जो पूरी किताब का निचोड़ है, और ये इतना सादा है कि अक्सर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। वो असूल है, एसेट्स खरीदें। रिच डैड के नज़दीक एक एसेट यानी असासे की तारीफ बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज़ जो जेब में पैसा डाले, बस इतनी सी बात है। जैसे कि कैसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो। और इसके बिल्कुल उलट एक लायबिलिटी या जिम्मेदारी वो चीज़ है जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार की किश्त या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। पैसा अंदर तो एसेट, पैसा बाहर तो लायबिलिटी। सारा खेल दरअसल इस कैश फ्लो का है, यानी नकदी के बहाव का। एसेट्स आपकी तरफ पैसे का बहाव लाते हैं, जबकि लायबिलिटीज पैसे का बहाव आपसे दूर ले जाती हैं। और यही किताब का सबसे बड़ा नुक्ता सामने आता है। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी एसेट्स जमा करने में लगा देते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अनजाने में लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं और गलती से उन्हें एसेट्स समझते हैं। और यहीं पर किताब वो सबसे बड़ा, सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछती है, क्या रहने वाला अपना घर एक एसेट है? रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं। उनके लिए उनका घर उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये जेब में पैसा डालता नहीं, बल्कि हर महीने मॉर्टगेज, टैक्स और मरम्मत की सूरत में जेब से पैसा निकालता रहता है। ओके, तो अगर रूल ये है कि एसेट्स खरीदने हैं, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? शुरुआत कहाँ से की जाए? कियोसाकी की हिकमत अमली एक जुमले में है, माइंड योर ओन बिजनेस। अब इसका ये मतलब नहीं जो आमतौर पर समझा जाता है। इस बात को समझाने के लिए मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रॉक की मिसाल से बेहतर कुछ नहीं। वो अक्सर कहते थे, मेरा काम हैमबर्गर बेचना नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। सोचने की बात है, मैकडॉनल्ड्स का हर रेस्टोरेंट शहर की सबसे बेहतरीन जगह पर खरीदा जाता है। हैमबर्गर तो सिर्फ उस जमीन का किराया और खर्चा निकालते थे, असल दौलत तो वो प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ एक बहुत अहम फर्क वाजे करना जरूरी है। एक होता है पेशा यानी प्रोफेशन,
और दूसरा है कारोबार यानी बिजनेस। आपका पेशा वो है जिससे तनख्वाह मिलती है, घर के बिल्स अदा होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर। लेकिन आपका बिजनेस वो एसेट कॉलम है जिसे आप बनाते हैं। तो अपने काम पर तवज्जो देने का मतलब है कि अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन अपनी आमदनी को चुपचाप एसेट्स खरीदने में लगाएं। तो ये असल एसेट्स हैं क्या चीज़ें? चीज़ें जैसे कि ऐसे बिजनेसेस जिन्हें चलाने के लिए खुद वहां मौजूद रहना ज़रूरी ना हो। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऐसी रियल एस्टेट जो किराया दे, या किसी किताब या म्यूजिक से आने वाली रॉयल्टी। मकसद ऐसी चीज़ों का पोर्टफोलियो बनाना है जो तब भी पैसा बनाए जब कोई सो रहा हो। लेकिन देखिए, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेना कि एसेट्स क्या हैं काफ़ी नहीं है। कियोसाकी के मुताबिक असल लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर लड़ी जाती है। हमें उन अंदरूनी रुकावटों, उन दीवारों को तोड़ना होगा जो माली आज़ादी के रास्ते में खड़ी हैं। और इस लड़ाई में 4 बड़े दुश्मन हैं: पैसा खोने का खौफ, हर चीज पर शक करने की आदत, सुस्ती और आखिर में बुरी माली आदतें। ये वो ज़हनी बैरियर्स हैं जो सब कुछ पता होने के बावजूद लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहले दुश्मन को लेते हैं, खौफ। देखिए, पैसा खोने से डर सबको लगता है, अमीर को भी और गरीब को भी। फर्क यह है कि इस डर से लोग डील कैसे करते हैं। आम इंसान ना हारने के लिए खेलता है, यानी वो बहुत सेफ, बहुत महफूज रास्ते चुनता है। लेकिन अमीर इंसान जीतने के लिए खेलता है। वो रिस्क को समझता है, उसे मैनेज करता है, खत्म नहीं करता। फिर आती है सुस्ती, और इसका सबसे आम रूप एक छोटा सा जुमला है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, या ये मेरी पहुंच से बाहर है। ये जुमला कहना बहुत आसान है, लेकिन इस जहनी एक्सरसाइज को बंद कर देता है। ये दिमाग को बताता है कि अब सोचना बंद कर दो। इसके बरअक्स रिच डैड की माइंडसेट इस जुमले को एक सवाल में बदल देती है, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये सवाल दिमाग के लिए एक चैलेंज बन जाता है। ये उसे मजबूर करता है कि वो रास्ते तलाश करे, मौके ढूंढे और क्रिएटिव होकर मसले का हल निकाले। और आखिर में आदतें। पुअर डैड की आदत थी, जैसे ही तनख्वाह आती वो पहले सबके बिल्स अदा करते, सरकारी टैक्स, घर का किराया, दूसरे खर्चे, और अगर आखिर में कुछ बच जाता तो वो अपने लिए रखते। रिच डैड का असूल इसके बिल्कुल उलट था, पहले खुद को अदा करो। वो तनख्वाह आते ही सबसे पहले एक हिस्सा अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते थे। इससे उन पर बिल्स अदा करने का प्रेशर तो बनता था, लेकिन यही प्रेशर उन्हें आमदनी के नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर करता था और आखिर में उन्हें और मजबूत बनाता था। तो ये थे रिच डैड पुअर डैड के कुछ बुनियादी लेकिन बहुत गहरे असबाक। इन सब बातों के बाद जहन में बस एक सवाल रह जाता है, इस इल्म को इस्तेमाल करके वो पहला कौन सा एसेट है जिसे हासिल करने पर तवज्जो दी जा सकती है? इस सवाल का जवाब ही शायद माली सफ़र का पहला कदम है।